दोस्तों 29 अक्टूबर की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों की नजरें आसमान पर टिकवा दी। एक छोटा सा पॉइंट दूर कहीं से तेज रोशनी के साथ आगे आ रहा था। कुछ सेकंड में ही वो ट्रेंड बन गया। लोग वीडियो बनाकर शेयर करने लगे, थ्योरियां उड़ने लगीं और सवाल खड़े हो गए। क्या था वो? उल्कापिंड, कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, या सच में कुछ अजीब, एक स्पेसशिप? आज हम उसी सवाल के साथ चलेंगे। हम जानेंगे कि 3i बाय एटलस कैसे मिला, पहले दो इंटरस्टेलर विजिटर्स क्या थे और आखिरकार क्या कहती है साइंस। साथ में थोड़ी सारी कंट्रोवर्सी भी देखेंगे। कहानी वही जो सोशल मीडिया पर गूंजती रही। ये कहानी शुरू होती है एटलस से, वो सिस्टम जो आसमान में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढता है जिनका रास्ता शायद हमारी धरती की तरफ हो। जून में एटलस ने एक ऑब्जेक्ट नोट किया जिससे शुरुआती नाम A11PL3Z मिला। जल्दी जल्दी की ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग में ये कोई बड़ा अलर्ट नहीं बना, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका ऑर्बिट कैलकुलेट किया, चीज़ें दिलचस्प हुईं। ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी इतनी ज़्यादा थी कि साफ हुआ कि ये हमारा सोलर सिस्टम नहीं छोड़कर आया। सरल भाषा में बोलें तो इसका रास्ता हाइपरबोलिक था, मतलब ये किसी और सिस्टम से आ रहा था। ऐसे ऑब्जेक्ट्स कम ही दिखते हैं, इसीलिए इसे रीनेम करके 3i बाई एटलस कहा गया। तीसरा इंटरस्टेलर घोषित ऑब्जेक्ट। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हम पहले भी 2 बार चौंके थे। 2017 में आया ओमुआमुआ, लंबा, पतला और अजीब मूवमेंट करता हुआ। वो कोई साधारण कॉमेट नहीं था, क्योंकि उसके पीछे गैस की पूंछ नहीं बिगड़ी और वो अपनी स्पीड में कुछ अजीब नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस दिखा रहा था। यानी ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। फिर 2019 में आया 2i बाई बोरिसॉफ। वो कॉमेट जैसा ही था, गैसी और साधारण कॉमेटिक व्यवहार के साथ। इन दोनों की तुलना में 3i बाई एटलस बड़ा और भी हाई एक्सेंट्रिसिटी वाला निकला। गाइज, अगर आप भी उस रहस्य को जानना चाहते हैं जो आसमान के पार छिपा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक हमें अगले सीक्रेट तक ले जाती है और आपको उस जर्नी का हिस्सा बनाती है। 3i बाई एटलस का अनुमानित साइज 10 से 20 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स में आता है। ये साइज सुनकर तुरंत डर लग सकता है, लेकिन साइज अकेला नहीं बताता कि खतरा कितना है। ट्रेजेक्ट्री यानी रास्ता बहुत मायने रखता है। फिलहाल के डेटा के मुताबिक इसकी आने की दिशा सजिटेरियस कॉन्स्टलेशन की ओर से थी और इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी, करीब 60 किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, बहुत तेज़। कुछ रोचक बातें हैं। इसका मैग्नीट्यूड लगभग +18.8 था, यानी बहुत ही धुंधला और सिर्फ बड़े टेलीस्कोप से दिखने वाला। पर तब भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ने इसके आसपास गैस और एक टेल जैसी चीज़ देखी जो कॉमेटिक व्यवहार की तरफ इशारा करती थी। यानी सरफेस पर मौजूद वॉलेटाइल मटेरियल्स गर्म होकर गैस बनकर पीछे की ओर निकल रहे थे। इस वजह से ज़्यादातर वैज्ञानिकों का झुकाव ये मानने की ओर रहा कि 3i बाई एटलस एक कॉमेट है, ना कि कोई स्पेसशिप। और तब शुरू हुई सोशल मीडिया की दुनिया। लोग हर चीज़ को एलियन से जोड़ने लगे। कुछ वीडियोज़ में स्लो मोशन एनालिसिस दिखाकर कहा गया कि ऑब्जेक्ट ने दिशा बदली, पर वीडियो इंजीनियरिंग और कैमरा आर्टिफैक्ट्स को ध्यान में रखकर देखना पड़ता है। कैमरे की फ्रेम रेट, लेंस डिस्टॉर्शन और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स कभी कभी मूवमेंट को ऐसा दिखा देते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो रहा है या मुड़ रहा है। पर असली कैलकुलेशन तब आता है जब कई ऑब्जर्वेशंस अलग अलग लोकेशन से मेल खाते हैं। ऐसा पहला मौका नहीं है जब आम आदमी और वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हुआ हो। रॉसवेल जैसी घटनाओं से लेकर आज तक जब भी कुछ अनजान दिखाई देता है, अफवाहें उछल पड़ती हैं। इतिहास सिखाता है कि आधा सच्चाई कह देना या डिलेड कन्फर्मेशन देने पर कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसीलिए वैज्ञानिक कम्युनिटी आज अपने डेटा और ओपन ऑब्जर्वेशन से ही कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करती है। तो क्या 3i बाई एटलस धरती के लिए खतरा था? वर्तमान प्रेडिक्शंस के मुताबिक नहीं। इसका सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच पृथ्वी से काफ़ी दूर था। दिसंबर में अनुमानित दूरी लगभग 1.78 AU के आसपास रही, जो कि धरती के लिए जीरो रिस्क बताता है। इसके अलावा ट्रेजेक्ट्री में बदलाव सूर्य और बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से होगा, पर फिलहाल कोई इम्पैक्ट ट्रेजेक्ट्री नहीं दिखी। मतलब कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की संभावनाएं ना के बराबर हैं। फायदा क्या हुआ? बड़ी बात यही कि विद्यमान ऑब्जर्वेटरीज को ये ऑब्जेक्ट पास से ऑब्जर्व करने का मौका मिला। मार्स के पास से गुजरते वक्त मार्स की ऑर्बिटर्स और बाद में वीरा सी रूबिन जैसी नई मशीनरी के जरिए डिटेल्ड इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी। ये हमें उसके कॉम्पोजिशन, टेल के एलिमेंट्स और शायद इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हिंट्स देंगी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स रेयर हैं और हर बार मिलने पर हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टूलकिट और अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि 3i बाई एटलस ने वही संकेत दिए जो सामान्य कॉमेट देते हैं। कुछ ने माना कि ओमुआमुआ जैसी एनॉमलीज इतने रेयर हैं कि हर नए इंटरस्टेलर गेस्ट को अलग से देखना होगा। और यही साइंटिफिक एक्साइटमेंट है, अनसर्टेनिटी का मौका। नया डेटा आना शुरू होता है और हर नया ऑब्जर्वेशन कुछ नए सवाल लेकर आता है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ऐसे इवेंट्स आम लोगों को भी एस्ट्रोनॉमी की तरफ खींचते हैं। घर के टेलीस्कोप निकाल लिए जाते हैं, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स रात भर स्काई मॉनिटर करते हैं और सोशल मीडिया पर डिस्कशन लाइवली हो जाती है। ये चीज़ें साइंस आउटरीच के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। हम अकेले हैं या नहीं, स्पेस कितना अनएक्सप्लोर्ड है और अगला डिस्कवरी क्या होगा। आखिर में 29 अक्टूबर की उस चमक ने हमें 2 काम करवा दिए। एक रेयर इंटरस्टेलर विजिटर को निकट से ऑब्जर्व करने का अवसर दिया, और 2 हमें याद दिलाई कि यूनिवर्स अभी भी हमारे लिए बहुत रहस्य छोड़ता है। चाहे वो कॉमेट हो या कुछ और, हर नज़र हमें कुछ नया सिखाती है।
तो अगली बार जब आप आसमान में कोई रोशनी देखें, थोड़ा रुक कर देखें, रिकॉर्ड करें और शेयर करें, क्योंकि इन छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिकों को बड़े जवाब मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही हम स्पेस की और कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।